नमस्कार, स्वागत है आपका अमृत मंथन के इस खास पेशकश में, जिसमें हम लगातार उद्योग जगत के तमाम उन बड़े लोगों से बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने इस विकास यात्रा को, इस यशोगाथा को अपनी न सिर्फ आंखों से देखा है, उसके हर पड़ाव पे अपने हस्ताक्षर भी किए हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे आरसी भार्गव जी से, जो मारुति के चेयरमैन हैं। और इस देश की जो भी ऑटो इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई है, जो भी ऑटो इंडस्ट्रीज़ में बदलाव हुए हैं, उन सब को भार्गव जी ने न सिर्फ देखा है, उसको शेपअप किया है, और उसमें उनके योगदान से बड़ा शायद कोई नहीं होगा। तो इसीलिए हमने सोचा कि भार्गव जी के जरिए, किस्सों के जरिए, कहानियों के जरिए इस ग्रोथ को समझें और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं। भार्गव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमृत महोत्सव के इस खास पेशकश में। आपका धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया यहाँ पर। तो भार्गव सर, हम लोग बातचीत करेंगे इस तरह से कि ऑटो इंडस्ट्री कैसे ग्रो हुई, कैसे देश का विकास हुआ, कैसे पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। क्योंकि आप ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और हम जैसे लोगों को आप प्रेरित करते हैं, समझाते हैं, और हम अपने दर्शकों को आपके जरिए इस बात को पहुंचाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि जो खास तौर पे ये ऑटो इंडस्ट्री है, जिसका जीडीपी में 7-8% का कंट्रीब्यूशन है, बड़े पैमाने पे रोजगार देती है, दुनिया में नाम कमाया है, 2 व्हीलर में नंबर 1 है, 4 व्हीलर में भी, पैसेंजर कार में नंबर 2-3 हो चुके हैं हम लोग, ट्रक्स में भी नंबर 3 हो चुके हैं। तो ये जो जर्नी जब शुरुआत में आप लोगों ने इसको अपने हाथों से में लिया, देखा, तब और अब में क्या अंतर आपको दिख रहा है? देखिए, ऑटो इंडस्ट्री हिंदुस्तान की एक्चुअली बहुत पुरानी है और 42 में हिंदुस्तान मोटर्स शुरू हुई थी और 44 में प्रीमियर मोटर्स। मगर जब इंडिपेंडेंस हुई तो आप जानते हैं जो नई पॉलिसीज आई, उनके जरिए से ये इंडस्ट्री का ग्रोथ एकदम से बंद सा हो गया। मारुति जो 1982 में शुरू हुई, वो कोई प्लान ग्रोथ नहीं थी। वो अनफॉर्चुनेटली उस वक्त एक ट्रैजिक एक्सीडेंट हो गया। संजय गांधी जो एक छोटी गाड़ी बनाना चाहते थे, उनका एयर क्रैश में देहांत हो गया। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात हुई उनकी फैमिली के लिए, सबके लिए। मगर उसका एक नतीजा जो निकला वो ये है कि ये जो आज मारुति उद्योग बनी और जो मारुति सुजुकी बन गई, वो कंपनी चालू हो गई। और उस वक्त जब ये कंपनी बनी थी तो मुझको अच्छी तरह याद है कि सब लोग कहते थे कि भाई ये तो एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, ये 2-4-5 साल चलेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। पब्लिक सेक्टर में कार बनाने का कोई मकसद नहीं है, पब्लिक सेक्टर को कोई तजुर्बा नहीं है, ये कहाँ से गाड़ी बनाएंगे। तो उस माहौल में हम लोगों ने ये काम शुरू किया था। मगर हमारे जो पार्टनर आए इस काम करने में, सुजुकी मोटर कंपनी जापान, उनका और हमारा जो एक किस्म से पार्टनरशिप की भावना शुरू हुई, एक दूसरे में विश्वास की पार्टनर शुरू हुई। शुरू से ही कोई एक केमिस्ट्री दोनों में ऐसी हो गई कि दोनों का एकदम शुरू से एक साथ काम करने का जरिया बन गया। और दोनों ने मिलके जो जापान की इंडस्ट्री के अच्छे अच्छे सारे मकसद थे, वो सबको हमने हिंदुस्तान ले आए। और हमारा रोल ये रहा कि उनको हिंदुस्तान में कैसे लगाया जाए, कैसे अडेप्ट किया जाए, वो काम हमने किया। तो जो पार्टनरशिप हुई जापान और हिंदुस्तान के बीच में, और जिस पार्टनरशिप की वजह से मैं समझता हूँ कि ये मारुति का और फिर हिंदुस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का इस किस्म से एक टोटली अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ हुआ, ये नतीजा है, बताता है कि अगर दो लोग मिलके एक दूसरे में विश्वास रख के, एक दूसरे में ट्रस्ट रख के काम करेंगे तो बहुत आगे अच्छा काम हो सकता है। भार्गव सर, आप तो शुरुआत से जुड़े रहे, और चूंकि इंडिविजुअल भी उसमें अपने भरोसे और अपने कामकाज को देखते हैं, तो मारुति के भी 2 फेज़ हैं। एक जब पूरी तरीके से गवर्नमेंट उससे बाहर हो गई, फिर और तेजी से चली, मतलब वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम लोगों ने देखी। तो जब आप शुरू में जुड़े थे, तो आज की जो मारुति है, जायंट है, देश में 50% मार्केट शेयर हम बना रहे हैं, ये आपको लगता, यकीन था आपको कि इतनी बड़ी मारुति हो जाएगी?
मेरे ख्याल से मैं तो क्या, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि मारुति इतनी बड़ी हो जाएगी। जैसे मैंने अभी आपसे अर्ज किया था कि उस वक्त लोगों ने सोचा था ये कंपनी 4-5 साल से ज्यादा नहीं चलेगी, हम्म। मगर सर्कमस्टांसेस बदले, कुछ चीजें बदली। पहले 10 साल तो काम बड़े स्मूथली चलता रहा, हम्म। गवर्नमेंट के बीच में, कंपनी के बीच में, सुजुकी के बीच में, तीनों के बीच में बड़ी अच्छी एक दूसरे के लिए भावनाएं थी, एक दूसरे पर विश्वास करते थे और काम चलता रहा। फिर वो जैसे आपने कहा, समय आया जब गवर्नमेंट और सुजुकी के बीच में एकदम से एक किस्म के सस्पिशंस पैदा होने लगे, डिस्ट्रस्ट हो गई और 4-5 साल बेकार चले गए। मगर अच्छा हुआ कि उसके बाद गवर्नमेंट ने फैसला किया कि मारुति का काम चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सुजुकी को दे दी जाए, और सुजुकी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और फिर ये कंपनी पब्लिक हो गई, स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गई, और उसके बाद जैसे आपने कहा एक किस्म की ग्रोथ बड़ी तेजी से चलती रही। तो कहाँ हमने 1 लाख गाड़ी बनाने का लक्ष्य रख के प्रोजेक्ट शुरू किया था और 1997-98 में करीब 3 लाख गाड़ी बना रहे थे। आज हम इस साल 20 लाख गाड़ी के आसपास बनाएंगे। बताइए कितनी बड़ी ग्रोथ है। तो भार्गव सर, मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा जिसको कहते हैं कि ये तजुर्बा है, क्या ये हिंदुस्तान की जो पूरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें कभी ये नहीं सोचा गया कि इसको और बड़ा किया जाए, डबल डिजिट ग्रोथ में हम लोग लेके आए पूरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नॉट ओनली मारुति की हम बात कर रहे हैं। तो मतलब पिछले 30-40-50 सालों में हम लोग थोड़ा पिछड़े हैं मैन्युफैक्चरिंग में, कुछ एक पॉकेट्स में बड़ी ग्रोथ हुई है। तो वो आप हमें बताइए कि वो क्या दिक्कतें थी, क्यों नहीं सोचा गया? देखिए, जब हमने आज़ादी पाई उस वक्त हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जमशेदजी टाटा थे, वॉलचंद हीराचंद थे, मोदी थे, कई बड़े बड़े नाम आपको याद होगा, पुराने लोग थे। मगर उस वक्त हमने ये तय किया कि प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर ग्रोथ चाहिए। और उसके जरिए से जो हमने कोशिश करी इंडस्ट्री चलाने की, उसमें अब हम सब जानते हैं कामयाबी प्राप्त नहीं कर पाए। पब्लिक सेक्टर ने हिंदुस्तान का इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो होना चाहिए था रवैया वो नहीं ला पाए, क्योंकि उनकी ग्रोथ नहीं हुई। तो प्राइवेट सेक्टर का जो उस वक्त एकदम से अलग कर दिया गया था प्राइवेट सेक्टर को, वो 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन हुआ तो पब्लिक सेक्टर की इंपॉर्टेंस तो कम हो गई, मगर जो प्राइवेट सेक्टर के जरिए के लिए लोगों को अभी सस्पेशन था, समझते थे ये बेईमान लोग हैं, ये काम ठीक नहीं करते हैं, या अपने लिए पैसा पैदा करते हैं, पब्लिक का कोई ख्याल नहीं करते हैं, वो भावना चलती रही। मोदी जी ने पहले बार 2014 में कहा कि इंडस्ट्री चलनी चाहिए, और उसके बाद गवर्नमेंट के कई लोगों ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर पे हमको पूरा भरोसा करना है। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हिंदुस्तान का होना है तो प्राइवेट सेक्टर के जरिए से होगा, और प्राइवेट सेक्टर को भी अपना इसमें जो सही रोल है, इंक्लूसिविटी का रोल है, वो समझ के आगे चलना है। अनफॉर्चुनेटली जो मोदी जी का विजन है, जो मोदी जी का सोचने का तरीका है, बहुत सही है, मगर हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कोई कंसेंसस नहीं बनता है कि आगे कैसे चलें। अभी भी बहुत लोग ये सोचते हैं कि पब्लिक सेक्टर तो बड़ी अच्छी चीज है, इसके जरिए से सब काम अच्छे हो जाएंगे। वो देखते नहीं है कि 70 साल का उनका तजुर्बा क्या रहा है, उसका नतीजा क्या रहा है, और हम कहाँ के कहाँ पहुंच गए हैं, और कंट्रीज कहाँ के कहाँ पहुंच गई हैं। किसी ने पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ से आगे बढ़ने का सक्सेस नहीं प्राप्त किया। सिर्फ हम सोचते हैं हम कर पाएंगे 70 साल के तजुर्बे के बाद भी। तो आगे चल के हमको प्राइवेट सेक्टर पे ही भरोसा करना है, प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ने का मौका देना है। अगर प्राइवेट सेक्टर को ख्याल रखना है कि हिंदुस्तान के माहौल में
ग्रोथ सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं हो सकती, ग्रोथ इंक्लूसिव होनी है, सारी पब्लिक के लिए, वर्कर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, सबका फायदा होना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए। ये जरूरी एक चीज है ग्रोथ के पॉलिसी में आगे चल के। बहुत सही बात कही सर आपने कि भरोसा सबसे बड़ी, हम जितने लोगों से इस बार बातचीत कर रहे हैं इस सीरीज में, सब यही कह रहे हैं कि ट्रस्ट करिए। और आपने उसमें एक बहुत अच्छी बात कही कि 70 साल में आप देखिए ना प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ कैसे हुई। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मारुति जब एकदम अलग हुई सरकार से, उसके बाद की आप ग्रोथ देखिए और उससे पहले की देखिए। बहुत सारी सरकारी कंपनी बहुत अच्छे मैनेजमेंट हैं, लेकिन वो तमाम बंधनों में होती हैं, काम कर नहीं पाती हैं। लेकिन प्राइवेट में जैसे आती हैं तो एक आज़ादी मिलती है और ये भरोसा करना चाहिए। भार्गव सर, ये सपना भी हिंदुस्तान में आप लोगों ने सच किया कि हर हाथ में स्टेयरिंग, मतलब इतनी सस्ती कार मारुति आपने बना के दी कि जो लोगों का सपना होता है मिडिल क्लास का कि मेरे पास एक कार हो, वो आपने उनको प्रदान की। और आज भी चीपेस्ट कार आप लोग ही बना के उनको दे रहे हैं और बड़े पैमाने पर लोग उससे संतुष्ट भी हैं, क्योंकि उसका मेंटेनेंस खर्चा बहुत ही कम होता है, लाइक करते हैं। अगर हम इस कार इंडस्ट्री को, इस ऑटो इंडस्ट्री को टोटलिटी में देखें, तो जैसे जैसे आपने भी एक सपना देखा होगा कि ना सिर्फ मारुति, देश कैसे ग्रो करे ऑटो हब के तौर पे, क्या वैसा ही हुआ या कुछ हिट्स और मिसेस है जो आपको लगता है कि यहाँ पे मेंशन करना चाहिए? देखिए, हर एक इंडस्ट्री को बढ़ने में टाइम टू टाइम अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं, और ऑटो इंडस्ट्री कोई उसके एक्सेप्शन नहीं है। और इस वक्त ऑटो इंडस्ट्री का एक जो प्रॉब्लम है वो है कि एक तो हमको एमिशन और सेफ्टी की तरफ बहुत ध्यान देना है, क्योंकि मुल्क में ये जो कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है, ग्लोबल वेदर चेंजेस जो हो रहे हैं इसको बदलना है, इसके तरफ कार इंडस्ट्री की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके लिए हमको आगे कदम उठाने हैं जिससे इंडस्ट्री फर्क हो जाए और ज़्यादा ग्रीन हो जाए, ताकि कार्बन एमिशंस जो हैं वो कम होते जाएं। उसके लिए कई तरीके हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इथेनॉल है, सीएनजी है, बायोगैस है, हाइब्रिड्स हैं, ये सब टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं और ऑटो इंडस्ट्री को इन सब टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना है। मगर साथ साथ ये भी ख्याल रखना है कि जो भी टेक्नोलॉजी हम लाते हैं वो टेक्नोलॉजी ऐसे होनी चाहिए कि जो हमारा हिंदुस्तानी भाई गाड़ी खरीदने वाला है वो उस टेक्नोलॉजी को समझ पाए, इस्तेमाल कर पाए और उसके पास अफोर्डेबिलिटी हो कि उस टेक्नोलॉजी की गाड़ी वो खरीद पाए। तो ये कंसिडरेशंस भी इंडस्ट्री को रखने हैं आगे बढ़ने के लिए। और मेरे ख्याल से हर एक को, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे इंडस्ट्री में हो, दोनों तरफ से देखना है कि जो बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं, ग्रीननेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, सेफ्टी के ऑब्जेक्टिव्स हैं और कस्टमर रिक्वायरमेंट्स और कस्टमर के अफोर्डेबिलिटी के जो कंपल्शंस हैं, उन सबको देखते हुए हम आगे चलें। जी, अरे बड़ी मज़ेदार बात आपने कही। इस पूरी चर्चा में आपने ईवी का जिक्र इशारों में किया कि अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए और ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसका एडॉप्शन इजी हो। मैं थोड़ा इस पे बातचीत ज़रूर चाहूँगा आपसे, क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय जिधर देखो बस इलेक्ट्रिक व्हीकल, और भारत में भी उसकी चर्चाएं, कंपनियां सब कामकाज कर रही हैं। लेकिन मारुति की सोच इस बारे में एकदम डिफरेंट है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ सर कि ये जो ईवी का इतना फैशन या इतनी ग्रोथ की बातचीत हो रही, लोग कह रहे हैं 49% की ग्रोथ से बढ़ेगी ये CAGR 2030 तक, मारुति लेकिन इसमें थोड़ा सा भी कंजर्वेटिव है। क्या रीजन है उसके पीछे? नहीं, हम कंजर्वेटिव नहीं हैं, हम भी इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ चल रहे हैं, हम भी इलेक्ट्रिक कार की अहमियत समझते हैं और हम भी इलेक्ट्रिक कार लाएंगे। पर हम ये भी समझते हैं कि जो हमारा 100% कस्टमर है, सब कस्टमर इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और अलग अलग सेगमेंट जो कस्टमर्स के हैं उनके लिए इस वक्त क्या चीज सही है, 5 साल बाद क्या चीज सही होगी, उसके 5 साल बाद क्या चीज सही होगी, उसका हमको ख्याल रखना है। क्योंकि गाड़ी जो बनाता है वो अगर कस्टमर का ख्याल नहीं रखेगा तो वो आगे बढ़ नहीं सकता और कस्टमर को एक किस्म से जो कस्टमर की ज़रूरतें हैं पूरी नहीं कर पाएगा। और कस्टमर की ज़रूरत पूरी करना एक हमारा बहुत बड़ा
बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कस्टमर की ज़रूरतें अच्छी तरह से, सही तरीके से उनको पूरा करते जाएं। सर इस पे थोड़ा सा एक चीज़ और मैं समझाइए, क्या आप आप मानते हैं कि ये कहानी है और इस पे होगा काम भी आगे, लेकिन ये कहानी यहाँ से 5 साल, 8 साल, 10 साल बाद की है? देखिए, इस वक्त जो इलेक्ट्रिक कार्स आएंगी आज की टेक्नोलॉजी में, उनका अभी कॉस्ट काफी हाई है, और कॉस्ट हाई होने के वजह से जो हमारा अपर सेगमेंट है गाड़ी खरीदने वाले, जिन पे पैसे ज्यादा हैं, वो लोग गाड़ी खरीद पाएंगे। तो हम जो गाड़ी ला रहे हैं, अब 2 साल 2.5 साल में गाड़ी आ जाएगी, वो ज्यादातर उसी सेगमेंट के लिए होगी जो कि अपर सेगमेंट है कार मार्केट का। टेक्नोलॉजी पे बहुत काम हो रहा है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट्स होंगे, बैटरी टेक्नोलॉजी पे इम्प्रूवमेंट होगा, बैटरी का जो कॉस्ट है वो नीचे आएगा, तो उससे गाड़ी का कॉस्ट नीचे आएगा। तो जो कम आमदनी वाले कस्टमर्स हैं वो भी फिर गाड़ी खरीद पाएंगे। साथ साथ हमें ये भी देखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए इलेक्ट्रिक कार के चलाने का लोगों को, खासतौर से उन लोगों पर जिनके पास घर नहीं है, या घर है मगर पार्किंग स्पेस, गैराजेस नहीं है, वो कैसे चार्ज करेंगे? जब कहीं बाहर जाएंगे तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, वो बनाना है। तीसरा, हमें ये भी देखना है कि हमारे हिंदुस्तान का जो इलेक्ट्रिक जनरेशन है वो भी कैसे कैसे आगे चल के ज्यादा क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ेगा, और कोल का जो कंजम्पशन है वो कम होता जाएगा। इस वक्त जो कोल के बेस की एनर्जी पैदा होती है वो 70-75% के बीच में है, बहुत हाई है। उसको हमें कम करना है, वो भी इलेक्ट्रिक कार्स के लिए एक जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोयला जला के इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं और फिर उससे इलेक्ट्रिक कार चलाते हैं, तो जो कार्बन न्यूट्रलिटी का मकसद है वो पूरा होता नहीं है। बहुत सारी स्टडीज़ हम लोग पढ़ते रहते हैं, ध्यान आता है इस तरफ पे। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी जो है ट्रांजिशन के फेज़ में भी जा रही है, इलेक्ट्रिक है, हाइब्रिड है, फिर वो लिथियम बैटरी रहेगी कि कोई और बैटरी आ जाएगी, या इलेक्ट्रिक से ही चलेगी, चार्जिंग से चलेगी। अगर मैं आपसे, चूँकि ये इंडस्ट्री बड़े समय के लिए अपनी ग्रोथ तय करती है, अगर यहाँ से मैं अगले 10, 12, 15 साल के लिए इंडस्ट्री के डायनेमिक्स को समझूं, नॉट ओनली कि चार्जिंग कैसे होगी या पेट्रोल डीजल के देगी, जो जो ग्रोथ के पैमाने हम लोग तय करते हैं डिज़ाइन वाइज, या बिल्कुल एक पैराडाइम शिफ्ट होने वाला है कि को ओनरशिप ज़्यादा फैल जाएगी, किस तरीके से ग्रोथ आप देखते हैं इसकी? देखिए, हिंदुस्तान में अभी बहुत कम लोग गाड़ी खरीद पाते हैं। जो हमारा गाड़ी का पेनिट्रेशन जिसको कहते हैं, वो 1000 लोगों में से 30 लोग भी गाड़ी नहीं रख पाते अभी। चाइना में करीब 150, 160 के करीब पहुंच गए हैं। यूरोप में 500, 600 लोग 1000 में गाड़ी रख पाते हैं। अमेरिका में 800, 900 लोग के ऊपर गाड़ी रख पाते हैं। तो हमारा तो 30 का जो नंबर है वो बहुत ही कम है। और इस मुल्क में मुझे कोई इस चीज पे संदेह नहीं है कि आगे चल के गाड़ी के बिक्री का जो स्कोप है, पोटेंशियल है, बढ़ता जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में कम से कम 150, 200 लोग 1000 में तो गाड़ी रखेंगे। और इसके लिए अभी तो ग्रोथ 5 फोल्ड 6 फोल्ड ग्रोथ होनी पड़ेगी। 4-5 फोल्ड ग्रोथ, हाँ डेफिनेटली। 30 है तो कम से कम 150 के आसपास पहुंचेगी। भार्गव सर, आपकी पसंदीदा गाड़ी कौन सी है अदर देन मारुति? वो तो होगी चूंकि आपकी कंपनी है वो। मैं तो और गाड़ी जानते ही नहीं हूँ, मैंने सिर्फ मारुति चलाई है पिछले 40 साल से। अच्छा, मतलब सिर्फ मारुति से इतना प्रेम है कि अच्छा, क्या दिन भर आप यही सोचते रहते कि मारुति को और कैसे बढ़िया बनाए, क्या डिज़ाइन होनी चाहिए, यूरोप में ये हो रहा है तो हम अपने यहाँ ऐसा करें, यही सब दिन भर सोचते हैं क्या सर आप? नहीं, डिजाइन का काम तो और लोगों को सोचना, मैं तो इंजीनियर हूँ नहीं, मैं डिजाइन तो ज्यादा जानता नहीं हूँ। मेरी तो सोच यही जाती है कि गाड़ी का हम क्या और करें जिससे हमारा कस्टमर ज्यादा खुश हो। मेरा सारा फोकस जो है वो ये रहता है कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन कैसे बढ़ाए।
तो कस्टमर क्या चाहता है सर? आपको फीडबैक मिलता होगा, सबसे ज़्यादा कस्टमर को क्या चाहिए, सस्ती वाली या सेफ वाली या बहुत तेज रफ्तार वाली, फैंसी? देखिए, हिंदुस्तान में सिर्फ एक किस्म का कस्टमर नहीं है। हाँ, एक तरफ हमारे वो कस्टमर्स हैं जो कि टू व्हीलर चलाते हैं और टू व्हीलर से वो गाड़ी लेने के लिए बहुत साल तक अपनी सेविंग्स करते हैं और सेविंग्स इकट्ठा करके गाड़ी खरीदते हैं। तो उनके लिए तो कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूल एफिशिएंसी बहुत इम्पोर्टेंट है, गाड़ी में जगह होना बहुत इंपॉर्टेंट है, गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, गाड़ी की मेंटेनेंस और उसका कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके दूसरे एंड के स्पेक्ट्रम पे वो कस्टमर है जो कि दुनिया के किसी कंट्री के किसी कस्टमर से अपनी सोच में, अपने गाड़ी के बारे में विचार में कम नहीं है। तो वो तो अच्छी से अच्छी गाड़ी चाहता है कि उसमें लेटेस्ट डिजाइन हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, सारे गैजेटरीज हो, सारे कंफर्ट्स हो। दाम का उसको कोई खास असर नहीं पड़ता कि गाड़ी 50 लाख की होगी या 1 करोड़ की होगी, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसको। तो पूरा रेंज है हमारे मुल्क में कस्टमर्स का, और इन रेंज ऑफ कस्टमर्स के लिए अलग अलग किस्म की गाड़ी चाहिए, अलग अलग किस्म के उसमें फीचर्स चाहिए, डिजाइन चाहिए, सर्विसिंग चाहिए, बहुत चीजें फर्क चाहिए। तो कार कंपनी को सोचना पड़ता है कि किस सेगमेंट के लिए क्या चीज बनाई जाए, कैसे उस सेगमेंट को क्या दिया जाए। वो हर एक कस्टमर के लिए एक, वो जो कहते हैं ना, वन शू। ये सारी चीजें तो आप ही सोच रहे हैं कि स्पेस क्या हो, पार्किंग कैसे होगी, कंफर्ट क्या हो, तो बेचारे इंजीनियर क्या सोचते होंगे आपके। भार्गव सर ने कहा कि ऐसी कार बननी चाहिए, कम जगह में खड़ी हो लेकिन अंदर बहुत स्पेस हो और सेफ्टी हो और तेज चले और कम दाम में भी हो। सर सब कुछ तो आपने सोच लिया, इसीलिए हम आपको कहते हैं कार मैन ऑफ द इंडिया, कि मतलब जितना आपको नॉलेज है या जितना आप सोचते हैं इस देश के बारे में उतना कोई नहीं। सर जाता तो एक छोटा सवाल और, कुछ नए लोग आजकल इस इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे हैं, नए लोग कोशिश कर रहे हैं, अलग टेक्नोलॉजी के साथ कोशिश कर रहे हैं, कोई संदेश आप देना चाहेंगे? आप वेटरन हैं इस इंडस्ट्री के। देखिए, जितना नया ब्लड आएगा, जितने नए आइडियाज आएंगे, उतनी मुल्क की तरक्की होगी, उतनी कार इंडस्ट्री की तरक्की होगी। तो मैं तो चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा नए लोग इस इंडस्ट्री में अपने अपने सुझाव लाएं, अपने अपने विचार लाएं, अपने अपनी सोच लाएं, ताकि इसमें एक स्टैग्नेशन नहीं हो, एक किस्म की कंप्लेसेंसी नहीं हो। हर एक बार कोई नए नए चैलेंजेस आते रहें, नए नए फीचर्स आते रहें, और उससे कस्टमर को फायदा होगा। अल्टीमेटली हमको ये याद रखना चाहिए कि हर एक इंडस्ट्री का मकसद है कस्टमर को फायदा होना चाहिए। कस्टमर इज किंग। कस्टमर इज किंग, ये अंतिम सूत्र वाक्य है जो भार्गव जी ने हमें बताया कि उसको सोच के आप कार डिजाइन करिए, उसको सोच के आप प्राइसिंग करिए, उसको सोच के आप सब कुछ करिए। हाँ। जो कि और सिर्फ कार में नहीं, हर एक चीज में, हर एक चीज में, हर एक चीज में, हर एक पॉलिसी में, हर एक प्लान में कस्टमर की रिक्वायरमेंट सोचनी चाहिए। बिल्कुल, कस्टमर के लिए सोच के बनाएंगे तो ही बढ़िया आपका बिजनेस चलेगा। और यही इस अमृत मंथन की से निकला हुआ अमृत है कि हमने इतनी लंबी जो जर्नी की है और सक्सेस स्टोरी आपके सामने भार्गव सर है, मारुति है, कि उन्होंने कस्टमर की सोची और आज कहाँ कंपनी ये आप देख रहे हैं। भार्गव सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत आपको शुक्रिया। और हमारे तमाम दर्शकों को गाइड करने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करने के लिए, जो इस शो को देखेंगे उनको भी समझ में आएगा कि ऑटो इंडस्ट्री कैसे पैन आउट हो रही है अगले 20, 25, 30 सालों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।